हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं संजय तिवारी, और जैसा कि आपको मालूम है हमारी संस्था लखनऊ में है, आलमबाग में है। इस समय संस्था में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों के ही ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं। एसएससी जेईई 2023 के लिए बच्चे लगे हैं, बड़ी मेहनत से लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और ऑनलाइन बैच में आप इस समय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्पर्धा बैच। स्पर्धा बैच क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात कर ले हमेशा की तरह। स्पर्धा बैच एसएससी जेईई 2023 के लिए है, जो कि प्योरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। अगर इस बैच में आपको आना है तो प्ले स्टोर पे जाएं, ये यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ऐसा एक लोगो आपको दिखाई पड़ेगा वहां पे, उसको डाउनलोड करें। उसके बाद कोर्स में जो फ्री डेमो क्लासेज हैं उसको देखें, अटेंड करें, वीडियो लेक्चर्स देखें। समझ में आता है तो कोर्स को परचेज करें, और परचेज करते समय भूलिएगा नहीं, ये मेरा रेफरल कोड है SJT20, इसको आप जरूर इसमें ऐड करिएगा। इससे आपको फीस में 20% का एक ऑफ मिलेगा, एक रिबेट मिलेगा, ठीक है ना। इस कोर्स में पढ़ाने वाली फैकल्टी है, एक अच्छी सी टीम है। इसमें 3 लोग शामिल हैं। वाईके रस्तोगी सर शामिल हैं, जो कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल के कोर्सेज पढ़ाएंगे। ओझा सर हैं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के कोर्सेज पढ़ाएंगे आपको। और मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन पढ़ाऊंगा। इसी क्रम में इस समय हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और कई सारे चैप्टर पूरे कर चुके हैं। फ्रिक्शन फोर्स पूरा हो चुका है, फोर्स एनालिसिस पूरा हो चुका है, और इस समय सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बात हो रही है, लगभग लास्ट एंड पे होने वाला है ये। और हम लोग इस समय मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में कई 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। ये सारे फॉर्मूले डेवलप होते हुए हम लोगों ने पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली थी इन सारे शेप की, और इस समय बढ़ते बढ़ते हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था और एक सर्कुलर डिस्क का निकाला था। याद करिए इस लेक्चर को, थोड़ा सा ना हो तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। इसमें हम लोगों ने एक डिस्क लिया था, उस डिस्क को सामने से देखा था, उसके बाद एक एलिमेंट्री जो मास है उसका मास कंसीडर किया था, निकाला था इसको, और सब कुछ इंटीग्रेट कर कर इस डिस्क का जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, मतलब जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, उसके अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया था। इसी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको मैंने बताया था, इसके 2 नाम हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहें, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर लैमिना अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, या यूं कहें कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने डेवलप किया है, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, जो कि एक डिस्क के लिए काम आएगा। क्या है? हाफ mr², जहां m क्या है, डिस्क का टोटल मास, और r क्या है, डिस्क का रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग को काम क्या करना है, कुछ तो ये समझा गया था कि ये मैंने बताया था कि डिस्क का हम लोगों ने पहले क्यों सॉल्व किया। तो ये आपसे चर्चा हुई थी कि एक्चुअली हमारा मकसद था कि एक सिलेंडर अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो सिलेंडर का क्या होगा, और कोन का क्या होगा अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। ऐसे ही स्फीयर का क्या होगा अगर इसके अबाउट रोटेट करे, है ना। इन सारी बॉडीज को जब देखा गया, हम एलिमेंट्री मास के लिए इसको एक पतला सा स्लाइस इसमें से कट करके बाहर निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, तो सब में दिखाई पड़ा कि हमको एक डिस्क ही मिलेगा। ऐसा हम लोगों ने देखा। तो फिर मकसद ये हुआ कि ऐसा करते हैं कि पहले डिस्क का ही निकाल लेते हैं। डिस्क का निकालने के बाद इन तीनों का निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के यहां पे रख लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोन, स्फीयर और सिलेंडर की बात कर सकते हैं। चलिए उससे पहले एक छोटा सा और एक फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं। जैसे हमेशा डिस्क तो घूमती नहीं है, डिस्क तो जैसे कुम्हार का चाक है, वो घूम रहा है, एक डिस्क है ना, जो कि सॉलिड बॉडी है, पूरा पूरा एक लेमिना है, सर्कुलर लेमिना है, घूम रहा है ना। जैसे घर में रोटी बेलने वाला चौका है, अगर उसको किसी सेंटर के अबाउट ऐसे टिका कर घुमाया जाए, इस टाइप की कोई भी चीज घूमे तो उसे डिस्क कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप साइकिल को देखिए, साइकिल का जो पहिया है उसको डिस्क नहीं बोलते हैं, सर्कुलर है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिम, है ना। रिम बोलेंगे या रिंग बोलेंगे, रिंग जैसे अंगूठी, या रिम बोलेंगे, है ना।
तो कोई रिंग या रिम टाइप की चीज हो जो अंदर से सर्कुलर तो है लेकिन अंदर से खोखला है ना, तो उसका अगर वो घूम रहा हो अपने सेंटर के अबाउट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आज पहले वो देख लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए तो डालिए हेडिंग मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग क्या होगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग विल बी, एक बार जरा ऑडियो वीडियो के लिए चैट बॉक्स में कुछ लिख दें, है ना, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, है ना, रिंग कह लें या इसी को रिम कह लें, है ना, ठीक है। इसी की बात करने वाले हैं, जैसे भी देखेंगे कि क्या होना है इसमें। तो ये अपनी आज की पहले हेडिंग यही है, पहले इसी के बारे में चर्चा होगी। चलिए ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, एक रिंग बना ले पहले, तो एक रिंग बनाने की कोशिश करें, रिंग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक रिम है या रिंग है, सर्किल ही लग रहा है ना, सर्किल ही तो है, और साइकिल का पहिया समझ लीजिए, इसके अबाउट ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है ना, साइकिल का पहिया मान लीजिए इसको। रिम है, थोड़ा इसको मोटा कर दे, ज्यादा ठीक लगेगा, ऐसे करके देखा गया, अब लग रहा है कि ये रिम है, ठीक है। रिम है तो इसका एक सेंटर भी होगा, तो एक भाई सेंटर एक्सिस भी मान लें, ये एक्सिस हुई, इसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं आप, और इसको आप वाई एक्सिस कह सकते हैं, ठीक ही है ना। और जाहिर सी बात है, इसके जो बोर्ड के बाहर आएगा उसको आप कहेंगे जेड एक्सिस, कोई समस्या तो है नहीं। इसे हम कह रहे हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जाहिर सी बात है जो बोर्ड के बाहर आ रहा है इसको कह रहे हैं जेड एक्सिस। और हमें इसको घुमाना कैसे है, तो जेड एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे ऐसे घुमाना है। इसके बारे में मालूम क्या क्या है, क्या मालूम हो सकता है, आप रिम, साइकिल का पहिया निकालिए, साइकिल का रिम निकालिए, जाके तौल आइए कितने किलो का है, उसका मास मालूम है। हमें इस रिम का मास मालूम है, मास कितना है m। हमें इस रिम का रेडियस मालूम है, पहिए का डायमीटर नाप लीजिए, इससे आपको क्या मिल जाएगा, उसका रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस मालूम है, रेडियस मालूम होने का मतलब क्या है कि हमें यहां से ये डिस्टेंस मालूम है, ये डिस्टेंस दिख रही है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, इसी को कह रहे हैं रेडियस, इसी को कह रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, इसी को कहा जा रहा है रेडियस, ठीक है जी। चलिए इसी को कह रहे हैं रेडियस आर, ठीक है, या डायमीटर कह लें तो डायमीटर इसका कहते हैं, डबल हो जाएगा, इतनी सी बात मालूम है, ठीक। चलो ठीक है, मान लेते हैं इसका जो डेंसिटी है, जिस मटेरियल का बना है, जैसे आपका साइकिल की रिम है, जिस भी मटेरियल की बनी हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, स्टील की हो, एल्युमिनियम की हो, कॉपर की हो, जिसका भी बना होगा उसकी हमें डेंसिटी मालूम हो सकती है। अगर नहीं मालूम है तो मान लेते हैं बाद में कट जाएगा, डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं रो, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, ठीक है ना। वहां ना लिखें, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा साइड में ले लें, ये यहां ले लेते हैं, मान लेते हैं इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। चलिए इतनी डाटा के साथ हमें इसका निकालना है, ठीक। चलिए तो ऐसा करते हैं, हमेशा की तरह जो करते आए हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, बहुत छोटा सा एलिमेंट लेने का मतलब है, मान लेते हैं कि हमें इसी रिम पर एक छोटा सा टुकड़ा लिया, देखिए ये टुकड़ा मैं व्हाइट व्हाइट कर दे रहा हूं, ये टुकड़ा, ठीक है ना, छोटा सा एक टुकड़ा लिया गया है और उस टुकड़े को देखा जा रहा है, ये देखिए ये टुकड़ा मैंने लिया है, इसी रिम पर ये जो व्हाइट पार्ट कर दिया है, उसी छोटे से रिम पे नन्हा सा टुकड़ा लिया गया, नन्हा सा टुकड़ा, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, ठीक। अच्छा इस टुकड़े की लोकेशन क्या है, तो लोकेशन कहाँ लिया गया देखना पड़ेगा, ये भी तो ना, कहाँ लिया गया है। तो कह रहे हैं कि ये सेंटर से अगर इसको मिलाते हैं तो ये लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन ये खींच दे रहे हैं,
ठीक है। तो यहां से मालूम चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है छोटा सा, ये सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है ना। डी थीटा एंगल, छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा ही एंगल बनाएगा, बड़ा तो बनाएगा नहीं। ठीक है, बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो यहाँ पे बहुत छोटा सा ही एंगल बनाएगा। ठीक है, कितना छोटा एंगल बनाएगा, तो आप कह रहे हैं साहब ये बहुत छोटा सा एंगल है, इसका नाम है डी थीटा। अच्छा, ये एलिमेंट की लोकेशन कहाँ है, मतलब प्लेन पे देखा जाए तो कहाँ है, तो ये भी तो कहेंगे कि एक्स एक्सिस से मान लेते हैं कि ये एलिमेंट इस समय थीटा एंगल पे है। बात समझ में आ रही है, साफ दिख रहा है ना। कहेंगे क्या कि कंसीडर एन एलिमेंट ऑन द रिम एट एन एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस सबटेंडिंग एंगल डी थीटा ऑन द सेंटर। केंद्र पर डी थीटा एंगल बनाने वाला एलिमेंट जो कि एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पर है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, चलो जी, तो हमें इस पहले तो इसी एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट कैसा है, सर्कुलर बॉडी पे है, लेकिन डी थीटा इतना छोटा एंगल है ना, इतने पास पास है कि इसको हम सर्किल में भी मान सकते हैं और जब मन करे तो स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं। ऐसा पहले भी हम लोगों ने किया था। कहने का मतलब क्या है, अगर देखिए, अगर कोई देखा जाए ध्यान से तो एक्चुअली तो क्या है, ये ऐसे करके है, व्हाइट दिखा दें। एक्चुअल क्या है कि ये इस तरीके से थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इतने पास पास हैं कि अगर इसको मैं स्ट्रेट भी मान लेता हूं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, निग्लिजिबल। इस लेंथ, स्ट्रेट लेंथ में और कर्व लेंथ में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, उन दोनों को इक्वल मान सकते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए इसको कभी हम इक्वल मानेंगे और कभी सर्कुलर मानेंगे, जब जैसा निकालना आसान होगा। चलो जी, ऐसा करते हैं, इसका कुछ नाम भी दे देते हैं। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम Q है। कोई पूछे कि PQ की लंबाई कितनी होगी, PQ की लंबाई कितनी होगी, है ना। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है फॉर्मूला मालूम है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको इस समय मैं PQ को स्ट्रेट लाइन नहीं मार रहा हूं, अब मैं PQ को एक सर्किल का हिस्सा मार रहा हूं, आसान पड़ेगा ना। चलिए, तो एंगल कितना हो गया, ये आर्क सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है, तो आप कहेंगे डी थीटा इक्वल टू आर कितना हो गया, PQ डिवाइड बाय कितना रेडियस है, R। तो यहां से दिखाई पड़ गया कि PQ इक्वल टू क्या आ गया, R इंटू डी थीटा। PQ इक्वल टू क्या आ गया, R इंटू डी थीटा। अब इसे PQ नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे कि भाई PQ की लंबाई कितनी है, तो PQ की लंबाई है R इंटू डी थीटा। ये बात निकल के सामने आ चुकी है। ठीक है, मान लिया ना। अब हम यहां के बाद इसी PQ को स्ट्रेट लाइन मानेंगे, है ना। काम निकल गया, बस सर्किल छोड़ देंगे। अब सर्किल से निकल के बाहर आएंगे। अब क्या कहेंगे कि PQ जो हमारा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ कितना है, आर डी थीटा। ठीक है, अब इस PQ का हमें मास निकालना है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, क्योंकि जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हमें ये तो मालूम ही है ना कि आई जेड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको मालूम है कि आई जेड का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डीएम। यही पढ़ते आए हैं, यही लगाना भी है, इसी को यूज भी करना है। तो जब इसी को यूज करना है बेटा, तो हमें फिर तो काम करना ही पड़ेगा, डीएम निकालना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो डीएम क्या चीज है, डीएम एलिमेंट का मास है। तो हम यहां कर लिखें कि व्हाट विल बी द मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट का नाम क्या है, PQ। तो इस PQ का मास कितना मान लेते हैं, DM। अब यही DM निकालना है, ये एक बात हुई। ठीक है, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। इसका कुल मास मालूम है, कुल मास कितना है, टोटल M है। अच्छा, इसकी जो रिम है, वो जो रिम है उसकी कुल लंबाई कितनी है, रिम की कुल लंबाई कितनी है। मतलब अगर रिम को ऐसे काट के फैला दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन पे कितना लंबा दिखाई पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे, क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, जो इस रिम का पेरीमीटर होगा,
बात समझ में आ रही ना? इस रिम का जो पेरीमीटर होगा, इस रिम का जो पेरीमीटर होगा वही रिम का लेंथ होगा, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना होगा देखा जाए तो, ध्यान से देखा जाए, इसका पेरीमीटर, परिधि, पेरीमीटर क्या बोलते हैं? परिधि, ठीक है। कितनी होगी? 2 पाई आर, यही पढ़ा है। सर्कल की परिधि, सर्कल पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर। मतलब टोटल लेंथ इस रिम की 2 पाई आर है, और इस पूरे रिम का मास कितना है? m है। तो ये कहने में कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। इससे साबित हो गया कि 2 पाई आर लेंथ जो हमारे पास है, इसी का तो मास, इसी का मास क्या है? m। इसी का मास कितना है? m। बात समझ में आ रही है ना? इसी का मास कितना है? m। तो जाहिर सी बात है, वन लेंथ का मास कितना होगा? यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? अगर लेंथ हमारी यूनिट हो जाए तो मास हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर। लेंथ, लेकिन हमारे पास लेंथ कितनी है? पी क्यू की लेंथ कितनी है? तो पी क्यू की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। इसलिए आर डी थीटा लेंथ अगर हमारे पास है, आर डी थीटा लेंथ है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। थोड़ा सॉल्व कर लें इसी को, तो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखिए, आर से आर तो कट जाएगा, है ना? आर से आर तो मुझे कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो ये हो गया m अपॉन 2 पाई, m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। ऐसे लग रहा भाई, ठीक है ना? m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। ये हमारा क्या हुआ? मास ऑफ आर डी थीटा लेंथ का। और आर डी थीटा लेंथ क्या है? एलिमेंट का लेंथ है। इसका मतलब क्या ये नहीं कह सकते कि ये जो हमने यहां निकाल के रखा हुआ है, इसी वैल्यू को तो हम कह रहे हैं मास ऑफ एलिमेंट। इसी को तो कह रहे हैं कि मास ऑफ एलिमेंट, डीएम, जिसको कह रहे हैं डीएम। तो भाई डीएम की वैल्यू क्या हो गई? m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, ये हमारी डीएम की वैल्यू है। चैट बॉक्स में सूचित करें कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इतनी बात, क्या बात समझ में आई है, दिल में उतरी है? जल्दी से बताया जाए चैट बॉक्स में। तेजी से, क्या ये बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ा जाए। आपने मास कैसे निकाला? डीएम की वैल्यू निकाल लिया है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि देयरफॉर, यहां से समझ में आ गया कि डीएम की वैल्यू क्या है? डीएम इक्वल टू m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। क्या इस बात से सहमत हैं? क्या इस बात से सहमत हैं? ओके, ठीक है। चलिए, अब सवाल पैदा होता है कि लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट क्या होगी? बहुत ध्यान से देखिए, लिमिट भी देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, हमें इसी व्हाइट वाले एलिमेंट से पूरा रिम कवर करना है ना? जब एलिमेंट यहां पे है तो इसका एंगल एक्स एक्सिस से मेजर किया गया, दैट इज थीटा। अभी एलिमेंट को इधर लाए, पास लाए, तो थीटा कम होने लगेगा। कम होते होते जब एलिमेंट यहां पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब यहाँ पे अगर एलिमेंट आएगा तो 0 होगा। जैसे जैसे एलिमेंट आगे बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यहाँ आएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 180 हो जाएगा, और जब घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो 270 हो जाएगा, और घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो 360 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं ना कि थीटा की लिमिट क्या हो जाएंगी? फ्रॉम 0, है ना, टू 360, है ना? ये लिमिट यहाँ आ गया तो 0,
घूमते 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 यहाँ पहुंच गया, तो 360 मतलब 2 पाई, है ना। थीटा की लिमिट क्या हो गई, 0 टू 2 पाई। थीटा की लिमिट इज 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई। थीटा लिमिट, थीटा की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई। ये बात भी समझ में आई गई होगी, ना आई हो तो जरा चैट बॉक्स में बता दें, आ गई हो तो कुछ ना लिखें। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए ओके, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है, केवल छोटा सा एक इंटीग्रेशन है नन्हा सा, वो करके काम खत्म करते हैं। इसका क्या निकालना है, आई जेड। आई जेड की वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे कि देयर फोर आई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, डीएम की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। लिमिट्स क्या होंगी, फ्रॉम 0 टू 2 पाई, फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ओके, कर डालिए, बहुत समय नहीं लगाइए, इसमें हो जाएगा। ठीक, m अपॉन 2 पाई तो मुझे कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। m अपॉन 2 पाई इज कांस्टेंट, भाई मास भी कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही है। क्या हो गया, फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर डी थीटा। इंटीग्रेट कर लीजिए तो m अपॉन 2 पाई r की पावर 3 डिवाइड बाई 3, है ना, की पावर क्या हो गई 2 पाई। है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, चलो गड़बड़ नहीं लग रहा, सही लग रहा है, ठीक ही। ओके, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, m अपॉन 2 पाई, लिमिट रखा जाए 2 पाई रखेंगे, अरे अरे क्या कर रहा हूँ, आर तो कांस्टेंट है, गड़बड़ हो रही है, तभी मैं कह रहा हूँ आर तो कांस्टेंट है ना, आर भी तो कांस्टेंट है ना, थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर भी तो कांस्टेंट ही है ना, क्यों आर को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, क्यों आर को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, ये जो मैंने लिखा है, यहाँ हमने रेडियस क्या माना है, कैपिटल आर, एलिमेंट हमारा सेंटर से कितना दूर है, तो कैपिटल आर है, तो यहाँ जो स्मॉल आर लिखा है उसके बदले क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर। ये फॉर्मूला कैसा होता है, छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट कितना दूर है यहाँ से, जितना ये रेडियस ये घूम के आएगा वही आर होगा। इसका मतलब हमें आर के प्लेस पर ये लिखना चाहिए कैपिटल आर, है ना, ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर, और डीएम के प्लेस पे क्या लिखना चाहिए, m अपॉन 2 पाई डी थीटा। इसमें आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है और m अपॉन 2 पाई भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, अंदर बचा कुछ नहीं, केवल 1, 1 को इंटीग्रेट करना है डी थीटा के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और ये वैल्यू फिर आ गई आर स्क्वायर इंटू m अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो गया, लिमिट रखेंगे, तो लिमिट कैसे रखोगे, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, उसकी लिमिट रखोगे 0 टू 2 पाई, एक एक लाइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो फाइनली आपको मिलेगा आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, और इसमें दिखाई क्या पड़ रहा है, इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट, क्या मिलेगा भाई, देखो जरा क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, आई जेड, बढ़ते बढ़ते यहां आ गया, और आई जेड की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ आई जेड, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये फाइनल वैल्यू है, एक रिम के लिए, एक रिम के लिए ये फाइनल वैल्यू है। बात समझ में आ गई, यहां तक बात कोई समझ, कोई दिक्कत हो तो बताइए एक बार, थोड़ा सा बीच में दिमाग इधर उधर भटक गया था, हो जाता है कई बार ऐसे, ठीक है,
तो आई जेड की वैल्यू हो गई एम आर स्क्वायर। ठीक, आई जेड की वैल्यू क्या हो गई, एम आर स्क्वायर। मतलब एक साइकिल का रिम घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक वैसे ही छोटा सा मांस पत्थर धागे में बांध के आप घुमाइए, जिसको लंगड़ बोलते हैं पतंग उड़ाते समय, तो लंगड़ का फॉर्मूला भी क्या होता है, एम आर स्क्वायर। रिम का फॉर्मूला और धागे को उसमें बांध कर रोटेट करें, चाहे पेंडुलम कहें, जैसे पेंडुलम करते थे ना, उस पेंडुलम को जब सॉल्व करेंगे तो पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जब लेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो याद हो गया। यहां तो कोई समस्या किसी को? बहुत बेहतरीन सा है। आई जेड ऑफ रिम, ये किसके लिए है, ध्यान रखिएगा, किसी और की तरह मत लगा दीजिएगा, ये काम करेगा, इट इज फॉर रिम, सर्कुलर रिम के लिए है। ठीक है, चलिए, तो एक फॉर्मूला और बन गया अपने पास। अभी तक हम लोग दो फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं। एक फॉर्मूला निकाला था डिस्क का, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला निकाला रिम का, तो रिम का मतलब क्या हुआ, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हाफ गायब हो गया इसमें से। अब अगला काम क्या करना है, जिसका उद्देश्य लेके निकले थे, ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये था कि हम सिलेंडर को घुमाएंगे, फिर कोन को घुमाएंगे, फिर फुटबॉल को घुमाएंगे। कभी आपने फुटबॉल को अंगुली पे नचाया, ऐसे घुमा के फिंगर पे कभी नचाने की कोशिश किया है? देखिए करते हैं लोग ना, फुटबॉल घूम रहा है, अपनी धरती अर्थ पूरी एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ऐसी बॉडीज के लिए ये देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अटैक करते हैं हम लोग सिलेंडर पे, एक सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं, उसमें ये काम करते हैं। आइए डालिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर क्या, सिलेंडर तो सर्कुलर होता ही है, सर्कुलर सिलेंडर लिखने की क्या जरूरत है, फॉर सिलेंडर, बेलन, किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लिखा गया है, मतलब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उस एक्सिस के अबाउट निकाला जाएगा। किसी कोई शक? ठीक है, चलिए ये है अपना आज की हेडिंग। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं, बनाया जाए इस पे एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जाए। सॉलिड सिलेंडर, हाँ यहाँ सॉलिड वर्ड लगा सकते थे, है ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, है ना। हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का। ठीक, देखिए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये बनाया मैंने एक सॉलिड सा सिलेंडर, है ना। चलिए ये सिलेंडर है, मान लेते हैं। ठीक है जी, ये है सिलेंडर, कोई बात नहीं, ठीक है, ये है सिलेंडर। अच्छा, इसकी एक्सिस की अगर बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी होगी, विच विल बी द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो देखो भाई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगी, जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगी, ये देखिए मैं लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि इसके सेंटर से गुजर रही है, इसी को कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये सिलेंडर नहीं सही लग रहा है यार, सिलेंडर अच्छा नहीं है, इसको मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, है ना। देखिए हाथ से बनाए ज्यादा अच्छा बनेगा। गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए ऐसे बनाऊंगा तब ज्यादा सुंदर लगेगा, लगेगा सिलेंडर है। ये देखिए अब लगा सिलेंडर है, ठीक है ना।
और इसकी जो एक्सिस है वो एक्सिस बना लेते हैं, इसके सेंटर से गुजर रही, देखिए ये एक्सिस जा रही है इसके सेंटर से, ठीक है ना। हमें इसी के अबाउट इसको रोटेट करना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है ना। चलिए ये तो वाई एक्सिस हो गई। वाई क्या, अब इसी को जेड एक्सिस कहेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी में जिस एक्सिस के अबाउट घूमती है उसी को जेड एक्सिस कहेंगे। हमने बार बार आपसे कहा है, ड्रिलिंग मशीन पे देखिए ड्रिल टूल एक्सिस पे ऐसे रोटेट करता है, तो इसको वाई एक्सिस नहीं बोलते हैं, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हमेशा जेड एक्सिस के नाम से ही जानेंगे। क्या वो जानेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हमेशा जेड एक्सिस के नाम से जानेंगे, ठीक है। अभी तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, इसलिए इसको हम लोग जेड एक्सिस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। बड़ी मुसीबत है, हाँ ठीक, जेड एक्सिस के नाम से जानेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए तो एक लाइन और खींच लेते हैं, बेस वाली लाइन को कुछ ले लेते हैं। एक लाइन यहाँ पर है, अब आपकी मर्जी से एक्स कहिए चाहे वाई कहिए चाहे जो कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेड ये हो गया, आपकी मर्जी, इसको एक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं है, हमें घुमाना इसके अबाउट है। तो ऐसा करते हैं, किसी के अंदर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप एज्यूम करते हैं। आइए एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप कैसे एज्यूम होगी भाई, कैसे एज्यूम होगी, तो ऐसे एज्यूम होगी, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से, ये मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप एज्यूम करने की कोशिश की, ये देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री स्ट्रिप है, ये हो गई, समझ में आ गई ना। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, ठीक है, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है। जिस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, थिकनेस ध्यान दीजिएगा, थिकनेस की बात हो रही है। थिकनेस का मतलब इन दोनों लाइनों के बीच का गैप, इसको कह रहे हैं थिकनेस कितनी है, dy। और कहाँ एज्यूम किया गया है, तो नीचे से एट ए डिस्टेंस y, नीचे से यहां से अगर देखा जाए तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, इसी को कह रहे हैं y। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस भाई r मान लेते हैं। सपोज दैट सिलेंडर का जो रेडियस है, जो हमारे सिलेंडर का रेडियस है वो ये रेडियस है, इसको कह रहे हैं सिलेंडर का रेडियस r है, ठीक है। और इसकी लेंथ लेना पड़ेगा, लेंथ भी ले लेते हैं, आइए लेंथ की बात भी कर लें, सिलेंडर का लेंथ भी तो होगा, ठीक है भाई। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो नापेंगे तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ कहलाएगी। मान लेते हैं कि ये लेंथ हमारी, दिस इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, और इसे कह रहे हैं एल, इसे कह रहे हैं एल। सारी बातें क्लियर हो गई। एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है ना, और उसी में हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है, कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा, अगर इस सिलेंडर का मास निकालने की कोई बात कहे तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट क्या मान लें, डेंसिटी, जो कि बाद में कट जाएगी, कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेंसिटी कितनी है, रो है। तो हमें मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो अगर हमें मास निकालना है तो सिलेंडर की डेंसिटी से सिलेंडर के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर टोटल मास ऑफ सिलेंडर, टोटल मास ऑफ सिलेंडर, इसको आप कैपिटल एम से लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है, डेंसिटी कितनी है, रो। वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये होती है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, एल, एल। बात समझ में आ रही ना। सिलेंडर का टोटल मास हम ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुआ, बेस का एरिया, इंटू हाइट, दैट इज एल। दिस इज द टोटल मास ऑफ सिलेंडर। इसको मैडम मैं लिख कर रखा हूं ना, आगे काम आएगा, ऐसे नहीं लिखा है, कुछ ना कुछ इसका काम आएगा बाद में, लास्ट में। तो लास्ट मोमेंट पे याद करेंगे इसको आप, तब ये काम आएगा।
है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, अब आते हैं डिस्क पे। अब लिखेंगे कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ थिकनेस dy एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के आधार से y डिस्टेंस ऊपर एक पतला सा एलिमेंट लिया जाए जिसकी थिकनेस dy है। चलो जी, एलिमेंट तो ले लिया, अब क्या करें कि इस एलिमेंट को यहां से निकाल के बाहर लाएं। ये देखिए बाहर लाए, है ना। इस एलिमेंट को यहां से निकाल के बाहर लाते हैं। जब बाहर लाते हैं तो ये एलिमेंट कैसा दिखाई पड़ेगा? ये एलिमेंट कैसा दिखाई पड़ेगा भाई? क्या ये एलिमेंट आपको एक डिस्क जैसा नहीं मिलेगा? काट के सोचिए ना, मक्खन का है, ऐसे चाकू से काट के एक स्लाइस बाहर लेके आते हैं। जो आप एक स्लाइस बाहर लेके आते हैं तो क्या आपको ये इस टाइप से एक डिस्क जैसी फीलिंग नहीं मिलेगी? रुकिए जरा, रुकिए जरा, सब्र करिए। ओहो, ब्लैक, ऐसे ही तो आपको एक डिस्क जैसी बात आएगी सामने। ये डिस्क यही तो दिख रही है आपको, बिल्कुल कुछ और दिख रही है। इसको निकाल के बाहर लाएंगे, यही तो मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी आपको? आप कहेंगे साहब ये जब बाहर आएगी तो मुझे लगेगा कि एक डिस्क बाहर आया है, एक डिस्क बाहर आया है। ठीक है, अच्छा डिस्क बाहर आया है क्योंकि पूरी पूरी बॉडी जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो ये डिस्क भी इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट घूमेगी। जिस एक्सिस को आपने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? देखिए भाई, इसकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी? ये देखिए मैं एक्सिस बना रहा हूँ, इसी एक्सिस के अबाउट तो ये घूमेगी। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिख रहा है ना? इसी के अबाउट घूमेगी। कैसे घूमेगी? कैसे घूमेगी? ये देखिए घूम रही है। ये एक्सिस कौन सी है? इसी एक्सिस को आप जेड एक्सिस कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? इसी एक्सिस को तो आप जेड एक्सिस कह रहे हैं, जेड एक्सिस। बात क्लियर है? मैं करने क्या वाला हूं, ये डिस्क को घुमाएंगे जेड एक्सिस के अबाउट, जो वैल्यू आएगी उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? y टू 0 टू l। सिलेंडर के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पूरे सिलेंडर घूमने लगेगा। पहले डिस्क घुमाएंगे, पहले इसमें हमें यही कल्पना कर रहे हैं ना, यही ज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सिलेंडर है ऐसे लाखों डिस्क से, नन्हे 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 डिस्क से मिलकर बना हुआ है। कभी आप कहते हैं अगर आपके पास सिक्के हो 2-2 रुपए के, 50 सिक्के हो, एक ऊपर एक रख दीजिए तो एक सिलेंडर सा बन जाएगा ना। तो पहले एक सिक्का घुमाएंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा पूरा सिलेंडर घूमने लगेगा। यही करने जा रहे हैं। चलो भाई, डिस्क तो आ गया। अच्छा, जब डिस्क आ गया तो इस डिस्क के बारे में कुछ बातचीत मालूम है? क्या मालूम है? इस डिस्क का थिकनेस कितनी होगी? टी वाई। और इस डिस्क का रेडियस कितना होगा? जितना यहां होगा उतना यहां, क्योंकि सिलेंडर का हिस्सा है तो जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस डिस्क का होगा। इसका मतलब इस डिस्क के बारे में मुझे इतनी बात और भी मालूम है। क्या क्या मालूम है? ध्यान दिया जाए तो ये डिस्टेंस भी मालूम है। कितनी है? तो आप कहेंगे जितना सिलेंडर का रेडियस है। ओके, ठीक है। और इसकी डेंसिटी भी मालूम है, क्योंकि पूरी पूरी बॉडी की डेंसिटी अगर रो है तो इसकी डेंसिटी भी रो ही होगी। ठीक, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डिस्क का मास कैसे निकाला जाए। डिस्क का मास, इसका अगर हम मास निकालने की बात करें तो आप क्या कहेंगे? लेट मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क, मान लेते हैं कि ये डीएम है। ठीक है, तो डीएम की वैल्यू क्या होगी? डीएम की वैल्यू क्या होगी? हमेशा की तरह हमें पता क्या है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो करना क्या है? डिस्क का मास निकालना है तो डिस्क की डेंसिटी से डिस्क के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या किया जाए? डिस्क की डेंसिटी से डिस्क के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया जाए। तो डिस्क की डेंसिटी वही होगी जो पूरी बॉडी की होगी, दैट इज रो। और आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्क, बात समझ में आ रही है ना? इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई किया गया। फाइनली क्या लिख सकते हैं? डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी इनटू डिस्क है। डिस्क होता क्या है? डिस्क क्या कोई नई चीज थोड़ी ना है। क्या है? सिलेंडर को चिपका दो पीट के ऐसे करके तो डिस्क बन जाता है। तो डिस्क के वॉल्यूम को हम सिलेंडर के वॉल्यूम की तरह निकाल सकते हैं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? डी वाई। तो पाई
आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ये बात समझ में आ रही है? रो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, इसका मतलब सब मिला के मास हो गया। ये हमने मास का एक्सप्रेशन लिख लिया है, डरने वाली बात नहीं है, बड़ा काम हो चुका है। वी हैव रिटन द एक्सप्रेशन फॉर द मास। किसी को कोई समस्या? एक बात चैट बॉक्स में बता दें, यहां तक बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चैट बॉक्स में सूचना दिया जाए। चलिए बताओ भाई, फिर आगे बढ़े। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ज्यादा कुछ काम बचा नहीं है। लिमिट देखी जाए जरा, लिमिट y की लिमिट देखना है, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट या करना है तो y की लिमिट क्या होगी, बहुत ध्यान से देखिए। इसको दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि तो कॉपी हो जाएगा। हाँ क्लोन हो गया, देखिए ये बन गया। यही डिस्क जब यहाँ पे है तो नीचे से कितनी दूर है y, यही डिस्क नीचे आ जाएगी तो y दूरी कितनी हो गई 0। यही डिस्क ऊपर चली गई तो y की वैल्यू क्या हो गई l। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि डिस्क की लिमिट क्या होगी, नीचे आएगी y की वैल्यू 0, ऊपर जाएगी y की वैल्यू l। फ्रॉम 0 टू l, फ्रॉम 0 टू l, फ्रॉम 0 टू l। ओके चलिए ठीक है ना, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई, क्लियर है? तो इसका मतलब y की लिमिट भी यहाँ पे हम लोग लिख ही सकते हैं। y की लिमिट क्या हो जाएगी, फ्रॉम 0 टू l। अब तो कह दो कि समझ में आ गया है, अब कुछ काम बचा नहीं है, दैट इज फ्रॉम 0 टू l। डन। आइए फिर क्या करें, फिर क्या करें, अब हमें निकालना है आई जेड जेड, सिलेंडर का आई जेड। तो आई जेड मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड निकालना। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। नहीं इससे अब तो हमें डिस्क का मालूम चल गया है ना, डिस्क का मालूम चल गया, इससे नहीं करेंगे। इससे क्यों करें, हमें तो डिस्क का मालूम चल गया है। ठीक, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, हमें निकालना है आई ऑफ सिलेंडर। हमें तो सिलेंडर का निकालना था, हमने इसमें स्लाइस काटी तो डिस्क मिला। हम क्या कह रहे हैं कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, ठीक है, उसी को इंटीग्रेट कर दें। तो फिर डीएम से काम नहीं चलेगा, इसकी मदद से हम लोग एक चीज और निकालें, एक चीज और निकालें। क्या निकालें, अब हम इस केवल डिस्क को देखिए, सिलेंडर मत देखिए, सिलेंडर को बिल्कुल मत देखिए, क्या देखें, डिस्क को। कोई अब कोई पूछे कि व्हाट विल बी द, इस डिस्क का, इस डिस्क का, इस डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लेट, है ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। कौन सा डिस्क, ये वाला डिस्क, छोटा वाला डिस्क, हम मान लेते हैं आई डिस्क, आई डिस्क। तो आई डिस्क की वैल्यू क्या होगी, अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था डिस्क का, क्या ड्राइव किया था, हमारे पास अगर कोई भी डिस्क मिल जाए, कोई भी डिस्क मिल जाए तो डिस्क का फॉर्मूला क्या था, ये इधर इसके पहले हाफ एम आर स्क्वायर, एक किया था ना, हाफ मास ऑफ डिस्क इनटू रेडियस ऑफ डिस्क। ध्यान रखिएगा, एम इज द मास ऑफ डिस्क, आर इज द रेडियस ऑफ डिस्क, हाफ एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो भाई ये भी तो हमारे पास डिस्क ही है, ये डिस्क है, इस डिस्क का मास कितना है, ये है, आर कितना है, रेडियस कितना है, ये है। तो इस डिस्क का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ, फॉर्मूले के स्तर पे देखा जाए तो हाफ एम आर स्क्वायर आप कहते हैं, एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसलिए इसको मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं। इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो क्या करेंगे, आई ऑफ डिस्क, हाफ, जहां एम लिखा है वहां क्या लिखेंगे, डीएम, डीएम की वैल्यू क्या है, रो पाई आर स्क्वायर डी वाई। तो ये हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना, इंटू डिस्क का रेडियस, तो इंटू डिस्क का रेडियस वही आर है, तो यहां हो गया आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई, कुछ घालमेल लग रहा हो तो बताइए जरूर, कुछ लग रहा हो, उटपटांग काम हो रहा है जरूर बताइए,
ठीक है, इसी चीज को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा जाए फाइनली, चैट बॉक्स में बताइएगा कुछ गड़बड़ लग दिखाई पड़े तो। आई ऑफ डिस्क कैन बी रिटन एज हाफ रो पाई आर स्क्वायर हो गया आर की पावर 4 इंटू डी वाई। रो पाई, मेरी एक आंख चैट बॉक्स पे रहती है कि कहीं कुछ किसी को दिक्कत ना आने पाए। चलिए बताइए, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास किस चीज की आ गई? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। जो हमारे पास एलिमेंट्री डिस्क है उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, यही वैल्यू है ना। और लिमिट पहले ही निकाल चुके हैं, लिमिट निकालने में तो तैयार बैठे थे हम लोग। ये देखिए पहले निकाल के रखे हैं, इसको चाहे तो यहाँ ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा, रहने दो वहीं, है ना। तो y की लिमिट क्या है लिख लेते हैं फिर से। y की लिमिट वही है, y की लिमिट फ्रॉम 0 टू L। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। हमने यहाँ पे डिस्क का मास निकाला और उसी डिस्क का यहाँ पे क्या निकाला? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ रो पाई आर की पावर 4 डी वाई। ये एलिमेंट्री डिस्क जो उसके अंदर से निकली है उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये बात मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा था, दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए इस छोटे से व्हाइट वाले डिस्क का मास ये है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। हमें निकालना है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलिए तो लिखा क्या जाएगा? देयरफॉर आई जेड, आई ऑफ सिलेंडर अबाउट जेड एक्सिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ डिस्क। ये बात समझ में आ रही है? कैसे लिखा गया है? हमने डिस्क का निकाल लिया है, उसी को इंटीग्रेट करेंगे और निकाल कर रख देंगे। चलिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक? 0 से L तक। किसका? आई ऑफ डिस्क का। आई ऑफ डिस्क कितना है? हाफ रो पाई आर की पावर 4 इंटू डी वाई। ओके, बात समझ में आ रही है? यार देखो इसमें सब कुछ तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, अंदर कहीं कुछ y दिखता नहीं है। तो डिस्क का मास y से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब सब कुछ बाहर आ गया। हाफ रो पाई आर की पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy फ्रॉम 0 टू L। हाफ रो पाई आर की पावर 4, 1 को इंटीग्रेट करेंगे y आएगा और y की लिमिट आप 0 टू L पुट करेंगे तो L हो जाएगा। दैट विल बी हाफ रो पाई आर की पावर 4 इंटू L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आई सिलेंडर, आई ऑफ सिलेंडर, है ना। हो तो गया काम, हो गया काम, लेकिन रुको जरा, सब्र करो। देखिए ऐसा है ना कि हमें तो डिस्क सिलेंडर के बारे में क्या पता होता है? सिलेंडर को जाएंगे दुकान पे तौल आएंगे, कितने किलो का मिल जाएगा, डायमीटर नाप लेंगे, लेंथ नाप लेंगे। हमें उसका मास पता है, हमें उसकी लेंथ पता है, हमें उसका रेडियस पता है। डेंसिटी वगैरह तो हमने एज्यूम किया था बीच में। कोशिश करेंगे कुछ एक्सप्रेशन को छोटा करने का, डेंसिटी को यहां से रिप्लेस करने का। क्या काम आएगा अब क्या काम आएगा? देखिए बहुत ध्यान से देखिए, काम आएगा। कुछ पुराने कर्म है, अच्छे कर्म है, वो यहाँ काम आएंगे। पुराने जमाने में ये हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ था, इसको यहाँ पे फिट करेंगे। क्या रखा था? ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना क्या रखा था? इस डिस्क का टोटल मास कितना था? m इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल। तो इस एक्सप्रेशन में जहां पे रो पाई आर स्क्वायर एल है वहां पे कैपिटल M लिख सकते हैं। जब देखें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो भाई, ये तो हुआ हाफ, ये हुआ रो, ये हुआ पाई, आर की पावर 4 में से एक आर स्क्वायर अलग कर दें, लेंथ को अंदर ले लें तो ब्रैकेट में कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है, एक आर स्क्वायर बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात समझ में आई? रो पाई आर स्क्वायर एल, रो पाई आर स्क्वायर एल।
इसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर आई ऑफ सिलेंडर. आई ऑफ सिलेंडर. बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने का है. ये क्या हुआ, आ जाओ भाई, क्यों? हाँ ठीक. ये देखिए, ये फॉर्मूला फाइनली निकालने में सफल हुए. दिस इज द रिलेशन. ठीक है, दिस इज द रिलेशन. ठीक है भाई, देखिए ये से निकल गया. आई ऑफ सिलेंडर अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, आई ऑफ सिलेंडर अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस विल बी हाफ एम आर स्क्वायर. हाफ एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ एम आर स्क्वायर फॉर्मूला कई जगह दिखाई पड़ा. कहां कहां दिखाई पड़ा? डिस्क का फॉर्मूला भी हाफ एम आर स्क्वायर होता है और सिलेंडर का फॉर्मूला भी हाफ एम आर स्क्वायर होता है. ठीक है ना, और होना भी चाहिए था, क्योंकि सिलेंडर और डिस्क में अंतर क्या है? डिस्क को चिपका दो तो कहते हैं सिलेंडर बन जाएगा, है ना, और सिलेंडर का डिस्क को फैला दो तो सिलेंडर को चिपका दो तो डिस्क बन जाएगा, और डिस्क को अगर एक्सपेंड कर दो तो सिलेंडर बन जाएगा. तो दोनों का फॉर्मूला एक ही है. ठीक है, ये हमने करके देख लिया कि डिस्क के फॉर्मूले से सिलेंडर का फॉर्मूला ड्राइव किया. यहां तक किसी कोई समस्या हो तो जरा एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में. जरूर एक बार चैट बॉक्स में जरूर कुछ लिख दें कि सब समझ में आया, नहीं आया, कहीं प्रॉब्लम आई, रिवाइज कर दें, रिप्ले कर दें. कुछ ऐसा लग रहा हो तो बता दीजिए, इससे कुछ काम कर सके, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, है ना. ठीक है, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है. तो अब हमारे पास हम लोगों ने क्या क्या कर चुके हैं, देखें. बेसिक शेप हमारे पास जो थे, कौन से थे, है ना. देखिए कहाँ गया, यही तो था. हमने इस एक्सिस के अबाउट एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया. क्या डेवलप कर लिया, बहुत ध्यान से देखिए. तो इसके अबाउट जो आई की वैल्यू है, जिसको आप आई जेड कहेंगे, वो क्या हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर. इसके अबाउट, है ना. अगर डिस्क भी ले लेते हैं, अगर डिस्क भी ले लेते हैं, है ना, डिस्क. देखिए डिस्क क्या है, ये डिस्क है, यही तो डिस्क है ना. देखिए कितना आसान सा है. ये डिस्क दिख रहा है आपको, अभी डिस्क कहेंगे, ऐसे कर देंगे तो क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे, ऐसे कर देंगे तो कहेंगे डिस्क है. तो डिस्क और सिलेंडर में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है. इसलिए इन दोनों का फॉर्मूला भी एक ही होगा, याद रखिएगा. डिस्क और सिलेंडर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला भी एक ही होगा. ठीक है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला एक होगा. ठीक, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट डिस्क घूम रही है तो उसके अबाउट भी जो फॉर्मूला है वो आई जेड जो होगा वो हाफ एम आर स्क्वायर होगा. ठीक है ना, ये वैल्यू निकल गई है इसके लिए और ये वैल्यू निकल गई है इसके लिए. ये दो फॉर्मूले प्रूफ कर लिए हैं. तीसरा एक रॉड का प्रूफ कर लिया है. रॉड का कितना आया था, रॉड का देखिए कितना आया था, याद करिए. रॉड का कुछ कहानी ये आई थी, बहुत सही सी बात आई थी. रॉड की वैल्यू ये आई थी, ध्यान दीजिए, ml स्क्वायर बाई 12 और ml स्क्वायर बाई 3, है ना. ml स्क्वायर बाई 12 और ml स्क्वायर बाई 3 आई थी. सामने देखिए ये करके था. इस एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 आया था और सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 आया था. 4 टाइम्स ज्यादा होता है सेंटर के अबाउट. तो कितना हो गया, रॉड हो गया, रिम हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया. 4 फॉर्मूले हम लोग डेवलप करके बैठ चुके हैं. अब जो बचता है वही बचता है एक कोन का और एक इसका स्फेयर का. और यकीन मानिए इसका हाफ एम आर स्क्वायर नहीं आएगा, इसकी बड़ी अच्छी सी वैल्यू आएगी. लेकिन मुझे लग रहा है कि समय 54, हाँ चलो कोशिश करते हैं कोन का कर लेते हैं, है ना. थोड़ा फास्ट चलेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, इसी मेथोडोलॉजी से आगे बढ़ते हैं. चलिए, डाली हेडिंग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कोन, सर्कुलर कोन.
मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर कोन। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। बात आपको समझ में आ गई है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये अपनी हेडिंग है। ओके, ठीक है, चलो भाई कोन तो बनाया जाए। ये कोन दिया गया है, ऑटोमेटिक बन सकता है ऐसे, ठीक तो बन रहा है। चलो मान लेते हैं ये कोन है, अच्छा लग रहा है ना, दिस इज कोन। ठीक, ठीक है। और कोन को हमें घुमाना किस एक्सिस के अबाउट है, तो आपने कहा था कि इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी होगी, बेस का जो क्रॉस सेक्शन है इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा। तो बेस का जो क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर लाइन एक बनानी चाहिए, है ना। चलिए पहले तो बेस का, ये देखिए ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है बेस के सेंटर से हो रही है, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक, और इसके परपेंडिकुलर मुझे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, देखिए भाई यहां से ये आ रही है लाइन, देखिए ना, लट्टू जैसे नाचता है ना, तो लट्टू जिस एक्सिस पे नाचता है उसी एक्सिस के अबाउट हमें इसे घुमाना है। कैसे घुमाना है, उल्टा लट्टू है, लट्टू ही तो है ना, लेकिन उल्टा दिख रहा है। चाहो सीधा कर लो, कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन कोन हमेशा ऐसी दिखाई पड़ता हम लोगों को, तो इसलिए ऐसे देख रहे हैं। इस कोन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देख लें। तो एक कोन का रेडियस तो पता ही रहेगा, नहीं पता होगा तो नाप लेंगे, ठीक है, मेजर कर लेंगे, ऐसा क्या है। तो हमें कोन का रेडियस मालूम है, दिस इज द रेडियस ऑफ कोन, दिस इज रेडियस ऑफ कोन, इसको कह रहे हैं रेडियस, रेडियस। ऐसे ही कोन की हाइट भी तो पता होगी, तो कोन की हाइट यहां से लेकर ये डिस्टेंस होगी कोन की हाइट। ठीक है जी, ये डिस्टेंस कहलाएगी यहां से लेकर यहां तक कोन की हाइट, कोन की हाइट h, दैट इज r, और उसकी हो गई h। ठीक, हाँ ओके, चलो मान लेते हैं इसकी भी जो डेंसिटी है, लेट जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो रो है। ठीक है, अब कोई कहे कि कोन का टोटल मास कैसे निकालेंगे, तो हमको मालूम है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास निकालने का एक ही तरीका है कि डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो कोन का मास निकालने का एक ही तरीका है कि कोन की डेंसिटी को कोन की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और हम लोग याद करिए कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी प्रूफ कर चुके हैं, हमें पता चल गया कि अगर इसका टोटल मास m है कोन का, तो क्या होगा, कोन की डेंसिटी इनटू कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, याद होगा आपको, 1/3 पाई r स्क्वायर h स्मॉल कर दें क्योंकि हमने स्मॉल ही लिया है h। ये फिर वही है जो हमें बाद में यूज करना है, ये वो अच्छे कर्म हैं जो लास्ट में काम आएंगे, रखे रहते हैं यहीं पे, ठीक है ना, इसको बाद में यूज करना पड़ेगा, जैसे भी सिलेंडर में यूज किया था ना, ठीक वैसे ही। हाँ चलिए आइए देखा जाए। तो अब ये बात हुई खत्म, अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे हमेशा की तरह कि एक डिस्क कंसीडर करें, एक छोटा सा एलिमेंट्री सा डिस्क निकालें यहां से जरा। ठीक है भाई, एक डिस्क निकालते हैं, आइए एक छोटा सा एलिमेंट्री डिस्क निकालना है। देखो ये लाइन खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, साफ सुथरी दिख रही है, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सुंदर सा, और इधर से भी ये हॉरिजॉन्टल हो गई, इधर से भी हॉरिजॉन्टल हो गई, ये एक डिस्क निकाली गई। क्लियर है, इस डिस्क की थिकनेस कितनी है, हमेशा की तरह दिस इज dy, कहां एज्यूम की गई है, हमेशा की तरह तो बेस से
y डिस्टेंस ऊपर इसकी पोजीशन है ना, कोन के बेस से y डिस्टेंस ऊपर है, कोन के बेस से y डिस्टेंस ऊपर है। ठीक, आइए फिर क्या किया जाए, वही किया जाए जो हमेशा करते आए हैं। इस डिस्क को अगर मैं यहां से निकाल के बाहर ले आता हूं, यहां से निकाल के अगर इसको मैं बाहर लाता हूं तो कैसा दिखाई पड़ेगा, याद करिए, ऐसे चाकू से काटेंगे, स्लाइस बाहर निकालेंगे तो डिस्क ही ऐसा निकल के आएगा, बार बार डिस्क बोल ही रहा हूं मैं, है ना। इस एलिमेंट को निकाल के बाहर लाएंगे तो एक डिस्क जैसी चीज निकल के बाहर आती है, और जब डिस्क जैसी चीज निकल के बाहर आती है तो वो कुछ ऐसे बन जाती है। ये देखिए, वाइट कर लें, ये देखिए वाइट डिस्क, बिल्कुल सुंदर सी वही डिस्क है जो वहां दिख रही है, ये निकल के बाहर आ गई। और जब बाहर आ गई तो इसकी जो एक्सिस होगी, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये हुई। किसी कोई समस्या तो नहीं आ रही ना, अभी तक तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस डिस्क के बारे में बात बताएं, क्या क्या मालूम है। तो भाई इस डिस्क की हमें थिकनेस तो पता है कितनी है, dy, देखिए वही dy, ये डिस्टेंस है, दिस इज dy। पिछले केस में क्या था, सिलेंडर था, तो सिलेंडर का डिस्क का जो रेडियस था वही रेडियस सिलेंडर का भी था, लेकिन यहाँ दिक्कत है, यहाँ देखिए रेडियस ज्यादा है, जैसे 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 ऊपर जा रहा है रेडियस घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, फिर 0 हो गया। इसका मतलब डिस्क का रेडियस r तो नहीं होगा, ये रेडियस r नहीं होगा, ये रेडियस हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये रेडियस जो है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको r नहीं लिख सकते, जैसे कि हम लोगों ने पिछले केस में देखिए r लिख दिया था। r क्यों लिखा था, क्योंकि सिलेंडर का पार्ट था, अब ये कोन का हिस्सा है तो बार बार ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब क्या होगा, अब आप कहेंगे कि इसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा, चलो मान लेते हैं इसको, कुछ r ना मान के इसको एज्यूम कर लेते हैं x। एक काम बढ़ गया, ठीक है ना, अब एज्यूम कर लिया हमने x, तो काम बढ़ गया, ठीक है। तो पहली बात तो x निकालना जरूरी हो गया, बिना x निकाले कुछ काम ही नहीं होगा। आइए जल्दी से x निकाल लेते हैं। x कैसे निकलेगा, देखिए ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, आपस में सिमिलर है। इस x को हम लोगों ने कई बार निकाला है ट्रायंगल के फॉर्म में, देखिए ये देखिए यहाँ से डॉटेड लाइन ऊपर गया, ऐसे गया एक ट्रायंगल बड़ा सा, फिर ये छोटा ट्रायंगल जा रहा है ऐसे करके, तो बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल आपस में है क्या, सिमिलर है ना, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इसमें मुझे काम करना चाहिए था, है ना। याद करिए जब कोन का हम लोग, जब कोन का हम लोगों ने क्या किया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली थी, तो मेजरमेंट ऊपर से लिए थे। ये जो डिस्टेंस हमने y लिया हुआ है, ये मेजरमेंट ऊपर से लिया था, तो एक्सप्रेशन छोटा सा बना था, इंटीग्रेट करने में बहुत आसानी आई थी। नीचे से लेने पर थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बड़ा बनेगा, इंटीग्रेट ज्यादा करना पड़ेगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये जो हमने y लिया है ना, इसको y को ऊपर से मेजर कर लें, ठीक है, घबराइए नहीं। देखिए y को क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करने में ही ज्यादा दिक्कत आती है, ज्यादा टाइम लगता है, तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए करना चाहिए कि इस y डिस्टेंस को यहां से ना लेते हुए हम इस y डिस्टेंस को ऊपर से ले लें, बहुत आसान हो जाएगा। तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते समय भी हम लोगों ने यही किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को कह रहे हैं कि ये ऊपर से नीचे की तरफ लिया गया है y डिस्टेंस पे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, y डिस्टेंस पे ले लेते हैं, ये डिस्टेंस y है, ठीक है। अब सारा काम हो गया, अब हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, यहां से यहां तक कितना है, ये डिस्टेंस हमारी x है, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, हमें x निकालना है। क्या कह रहे हैं कि ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, दिख रहा है ना, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो वही बाप इज सिमिलर टू बेटा, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, तो बड़ा ट्रायंगल का बेस क्या है, r, हाइट क्या है, h, है ना, बेस क्या है r, हाइट क्या है h, तो आप लिखेंगे r बाई h। ये बड़े ट्रायंगल की बात हो गई। छोटे ट्रायंगल को देखें तो ये हो गया x और ये हो गया y, है ना, ये हो गया x, बेस क्या है x, हाइट क्या है y।
देखिए हमने इसको ऊपर से माना तो कितना फायदा हुआ। अगर यही डिस्टेंस मैं y नीचे से मेजर किया होता तो मुझे इस हाइट को लिखना पड़ता h माइनस वाई। तो जहां मैंने y लिखा हुआ है इसी जगह पे मुझे लिखना पड़ता h माइनस वाई। तब जब h माइनस वाई करते फिर स्क्वायर होता, फिर ये होता, फिर वो होता, तो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है ना। अभी क्या है, केवल y आया, तो इसलिए इसको ऊपर से एज्यूम करने में थोड़ा सा सिस्टमेटिक और आसान हो जाएगा। यहां से देखिए x की वैल्यू साफ साफ आ गई, क्या आ गई, r बाई एच इंटू वाई। अगर पहले तरह करते तो आता r बाई एच इंटू एच माइनस वाई, अब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, बढ़िया सी x की वैल्यू बेटा देखो ये हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमें x भी मिल चुका है, अब कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें हमेशा की तरह जो करना है, आइए देखिए बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए क्या करना है, इस डिस्क का पहले तो मास निकालना है। चलिए सपोज दैट इस डिस्क का मास क्या है, इसी डिस्क का हमें मास निकालना है, ठीक है। तो इसके मास को मैं कह रहा हूं dm, इसका जो मास है उसको कहा जा रहा है dm। और dm की वैल्यू क्या होगी, मास निकालने का वही तरीका, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसका, ऑफ डिस्क। कौन सा डिस्क, ये डिस्क। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी निकाला था डिस्क का, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू एच होता है, तो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच के प्लेस पे क्या हो गया, डी वाई। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना। इतना काम तो पहले भी किया था, सिलेंडर के केस में भी ये कर रहे थे, बस अंतर क्या था कि वहां एक्स की वैल्यू आर थी, यहाँ एक्स की वैल्यू ये है, बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, डेंसिटी पाई और एक्स को रिप्लेस कर दें तो आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, दैट इज डी एम। फिर कह रहा हूं, अभी यहां पे हम लोग पहले तरह करते तो यहां लिखते h माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहां आता h माइनस वाई का होल स्क्वायर, बड़ी मुसीबत हो जाती। ठीक है ना, इसलिए बच गए, याद आ गया मुझे, बच गए। ये हमारी वैल्यू हो गई डीएम की, ध्यान दीजिएगा, किसकी वैल्यू हो गई, डीएम की। तो ये बात तो समझ में आ गई भाई, डीएम निकल गया, ठीक है ना। आइए डीएम निकल गया तो क्या कर लेंगे, अब क्या तीर मार लेंगे, निक मार लेंगे। हमें इस डिस्क का इस जेड के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसको ऐसे घुमाना है ना, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि अगर हमें आई जेड ऑफ डिस्क चाहिए, है ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई ऑफ डिस्क। आई ऑफ डिस्क निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, भाई सबको पता है कि डिस्क के फॉर्मूला क्या होता है, हाफ होता है इनटू मास होता है इनटू रेडियस का स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। चलिए तो आई ऑफ डिस्क का फॉर्मूला क्या हो सकता है, हाफ होता है, मास कितना है डिस्क का, डीएम है ना। तो ये लिखा जाएगा रो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये तो हो गया हाफ इंटू मास, और रेडियस कितना है, फिर वही रेडियस कितना है, एक्स है, फिर क्या होगा एक्स का स्क्वायर, फिर हो गया एक्स का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे फिर से, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ गया है, तो लेकिन बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत छोटा सा है। कैसे, देखिए ना, हाफ रो पाई इतना तो रख ही लो, फिर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो मतलब आर की पावर 4 अपॉन एच की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई की पावर 4 इंटू डी वाई। वाह, आई ऑफ डिस्क निकाल दिया गया, काम खत्म, काम खत्म, फिनिश 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 फिनिश।
दिस इज आई ऑफ डिस्क, भूलिएगा नहीं, इसी को इंटीग्रेट करना है। अब क्या लिखे, लिमिट देखी जाए जरा, लिमिट देखी जाए भाई, बहुत ध्यान से देखिए, लिमिट्स, लिमिट यहां देखिए। आपके लिए छोटा सा एक एलिमेंट बना लेते हैं, पहले तो मान लेते हैं ये छोटा सा, काला खाएं, व्हाइट, सफेद 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 सफेद, ये देखिए छोटा सा एलिमेंट है ये, है ना। यही एलिमेंट अभी कहां पे है, अभी यहां पे है। मेजर कहां से कर रहे हैं, ऊपर से, यहां पे है तो y डिस्टेंस, यहां पहुंच गया तो y की वैल्यू 0, नीचे पहुंच गया तो y की वैल्यू h, फ्रॉम y की वैल्यू 0 h, 0 टू h, देखिए 0 टू h, 0 टू h, ओके समझ में आ रहा है ना, 0 टू h। तो y की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट h, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट h, इस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है। आइए चलिए, तो लिमिट्स भी हमारी रेडी हो गई हैं, लिमिट्स भी रेडी हो गई हैं, ओके जी, ठीक है। हाँ, एक बार चैट बॉक्स में बता दें यहां तक मैटर ओके है, तब इंटीग्रेट करें। तो हमें y की लिमिट भी मिल गई है, दैट इज फ्रॉम 0 टू h। एक बार चैट बॉक्स में सूचना दें जिससे तब हम उत्साह के साथ आगे बढ़ें जी। कोनो समस्या, कोई तकलीफ, जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखेंगे, आई ऑफ कोन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ डिस्क, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू h, ठीक है, ओके। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, आई ऑफ कोन, देखिए जो कांस्टेंट है किसके रिस्पेक्ट में करना है, dy के रिस्पेक्ट में, तो ये बाकी सारा एक्सप्रेशन हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, अंदर केवल बचेगा y की पावर 4, इसको बाहर ले रहे हैं, क्या क्या, हाफ, बहुत ध्यान से लिखिएगा, कुछ छूटने नहीं चाहिए, रो पाई r की पावर 4 और h की पावर 4, इतना तो कांस्टेंट बाहर हुआ, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू h, किसका, y की पावर 4 इंटू dy। फिर से एक बार बहुत ध्यान से, आई ऑफ कोन इज इक्वल टू हाफ रो पाई r की पावर 4 अपॉन h की पावर 4, ये मुझे लग रहा है कि y की पावर 5 अपॉन 5 हो गया, ठीक है जी, बहुत ध्यान से, हो गया, काम हो गया। अब पुराने कर्म यहाँ पे अच्छे जो काम किए थे हम लोगों ने, वो यहाँ जरूरत पड़ेगी उनकी। ये जो वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने m की, निकाली थी ना, इस m की वैल्यू को कॉल करिए, इसको कॉल करके यहाँ पे फिट करिए, ठीक है। चलो बस होने ही वाला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ऐसा करते हैं कि इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब कुछ एक्सप्रेशन को बाहर लीजिए, ठीक, तो ध्यान दीजिए, ठीक है, तो पहले तो 1/2 छोड़ दीजिए यहीं पे, ठीक, क्या लिखा है, रो, तो ये रो ले लिया, 1/3 ले लिया यहाँ से, रो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई भी ले लिया, एक यहाँ से आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। अरे अभी लिमिट तो लिया ही नहीं, क्या कर रहे हैं, अभी तो लिमिट लेना है भाई, जल्दीबाजी हो गई, कोई बात नहीं, चलिए जब लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, ये आई ऑफ कोन, आई ऑफ कोन हाफ रो पाई, y की पावर जब लिमिट लेंगे इसकी फ्रॉम 0 टू h होगी ना, तो h की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है, h की पावर 5 अपॉन 5, तो ये हो गया पाई r की पावर 4 अपॉन h की पावर 4 इंटू h की पावर 5 अपॉन 5। देखिए इसमें से कुछ काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, h की पावर 4 से पावर कट जाएगी, फाइनली अपने पास जो बचेगा, क्या बचेगा,
I of cone, that will be 1/10 into rho pi r की पावर 4 into h। अब ये जो काम हम यहाँ कर रहे थे ना, इसको यहाँ करना था, इस जगह पे करना था। ये पुराने जो अच्छे कर्म थे इनको यहाँ बुलाना था। चलिए बुलाया जाए। पहले तो इस वैल्यू को यहाँ लाके यहाँ फिट करना है। देखिए ध्यान से, क्या वैल्यू थी m की? 1/3 1/1। एक मिनट, I ऑफ कोन, I ऑफ कोन को लिख लें 1/10। अब इसमें ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/10, और क्या कॉल कर लें वहां से, रो 1/3 पाई स्क्वायर h। तो इंटू रो ये वाला 3 ले लें यहाँ पे, ठीक है। 1/3 यहाँ से, पाई एक आर स्क्वायर यहाँ से ले लें, एक h ये ले लें। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आर स्क्वायर बचता है ना, ठीक है। और ऊपर एक 3 बचता है, 3 बचता है, इस टाइप चीज बचती है। जब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक m इक्वल टू रो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, m इक्वल टू रो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इस टोटल वैल्यू को हम लोग m लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं। तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि I ऑफ कोन, I ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/10 है ना, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको कोन के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मिल चुकी। दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन, ठीक है। तो यहां थोड़ी सी बात समझ में आई। ये पूरा आपने इतने बड़े साइज में प्रूफ कर लिया। किसी कोई समस्या हो तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताइए, नहीं तो रस्तोगी सर आ चुके हैं क्लास शुरू होने करने के लिए। ओके ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट विशेष।